युग अभिमन्यु की बात का जवाब देते हुए कहता है, यार मैं ना कायर और कछुए का इंतजार कर रहा था। वो भी आ जाते तो अच्छा रहता साथ में चलने के लिए। और तुझे तो पता ही है, मैंने कायर से बोला था कि उसकी शायरी की बुक पब्लिश कराने में मदद करूंगा। अगर वो साथ चलता तो लगे हाथ उसकी भी बात करवा देता पब्लिशर से। यदि वो मान जाए तो बात बन जाए। अभिमन्यु युग की बात से सहमत होते हुए कहता है, हाँ ये भी ठीक है, पर ये दोनों अभी तक आए क्यों नहीं? दोपहर के 12 बज गए, अभी तक तो इन्हें आ जाना चाहिए था। वैसे तो रोज सुबह सुबह ही टपक पड़ते हैं, और आज काम है तो अभी तक नहीं आए। हाँ यार सही कहा तूने, ये दोनों ना बचपन से ऐसे ही हैं, कभी काम के वक्त टाइम पर नहीं आते। कल रात से जो गए हैं तब से ही इनका कुछ अता पता नहीं है। फोन तक नहीं किया। क्या कहा? फोन तक नहीं किया? इन दोनों के ना कुछ ज्यादा ही भाव बढ़ रहे हैं। एक काम कर, जरा लगा के देना इस कायर को फोन, अभी बताता हूँ। जब तक सुबह सुबह मेरे मुंह से ये दोनों प्रवचन नहीं सुनेंगे ना तो लाइन पर नहीं आएंगे। हाँ अभी लगाता हूँ। इतना कहकर युग अपनी जेब में से मोबाइल निकालता है और कायर को फोन करने लग जाता है। युग कहता है, अरे बेल तो जा रही है पर यह कायर फोन नहीं उठा रहा। क्या कहा? फोन नहीं उठा रहा, पर क्यों? युग चिढ़ते हुए कहता है, अरे यार अब मुझे क्या पता वो फोन क्यों नहीं उठा रहा। तू भी ना बड़े अजीब सवाल पूछता है। अरे तो तू चिढ़ क्यों रहा है? कायर को फोन नहीं लग रहा तो कछुए को लगा। ये दोनों साथ में ही तो रहते हैं हमेशा, जैसे फेविक्विक से चिपके हुए हों। युग कछुए को फोन करने लग जाता है। बेल की आवाज सुनाई देती है। युग गुस्सा करते हुए कहता है, यार ये कछुआ भी फोन नहीं उठा रहा। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? कछुआ भी फोन नहीं उठा रहा, पर क्यों? यार फिर वही सवाल, अब मुझे क्या पता। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, बड़ी अजीब बात है यार, ना ही कायर फोन उठा रहा है ना ही कछुआ। मुझे तो ना कुछ गड़बड़ लगती है। गड़बड़ लगती है? कैसी गड़बड़? कहीं ये दोनों अभी तक अपन दोनों ने यक्षिणी के कमरे का दरवाजा खोला था और उन्हें बताया नहीं था, इस बात को लेकर नाराज तो नहीं है? नहीं यार, पागल हो रहा है क्या? ये दोनों बच्चे थोड़ी हैं अब जो पुरानी बात को लेकर बैठे और बेवजह नाराज होते रहे। हाँ यार तेरी भी बात ठीक है, पर फिर ये दोनों फोन क्यों नहीं उठा रहे? अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, कल रात ये दोनों बिंदु को उसके घर छोड़ने गए थे ना, उसको फोन करके देख, शायद उसे कुछ पता हो। युग खुश होते हुए कहता है, हाँ यार अच्छा याद दिलाया, अभी फोन करता हूँ। इतना कहकर युग ने बिंदु का नंबर अपने मोबाइल पर निकाला ही था कि तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था। अभिमन्यु दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है, अब कौन आ गया? युग वापस से अपना मोबाइल जेब में रखते हुए कहता है, लगता है आ गए ये दोनों, अभी बताता हूँ इन दोनों को, कभी टाइम पर नहीं आते। इतना कहकर युग दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि दरवाजे पर कायर और कछुआ नहीं बल्कि बिंदु खड़ी हुई थी। बिंदु के साथ ही अब्दुल भी खड़ा हुआ था। बिंदु काफी घबराई हुई नजर आ रही थी, वो पसीने से लथपथ थी। बिंदु जब से आई थी तब से हांफे जा रही थी। बिंदु को इस हालत में देखकर युग शॉक्ड हो जाता है और बौखलाहट के साथ पूछता है, क्या हुआ बिंदु? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब ठीक तो है? युग की आवाज सुनकर अभिमन्यु भी दरवाजे के पास आ जाता है। वो भी बिंदु और अब्दुल को वहां पर देखकर शॉक्ड हो जाता है। बिंदु युग की बात का कुछ जवाब नहीं देती, वो बस लंबी लंबी सांसें ले रही थी। युग फिर बिंदु से पूछता है, अरे बता ना बिंदु क्या हुआ, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। अभिमन्यु भी युग का साथ देते हुए कहता है, हाँ बिंदु बोल क्या हुआ? बिंदु हाँफते हुए कहती है, वो कायर और कछुआ है ना। इतना कहकर बिंदु फिर लंबी लंबी सांसें लेने लग जाती है। युग बिंदु पर दबाव बनाते हुए पूछता है, कायर और कछुआ क्या बिंदु, आगे बोलो। बिंदु हाँफते हुए कहती है, वो वो कायर और कछुआ को ना पुलिस पुलिस पकड़ कर ले गई है अपने साथ। अभिमन्यु अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या? ये बात सुनकर युग के भी होश उड़ गए थे। युग और अभिमन्यु दोनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। युग झट से पूछता है, क्या कहा? पुलिस पकड़ कर ले गई? पर क्यों? बिंदु युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, मुझे नहीं पता पुलिस उन दोनों को पकड़कर क्यों ले गई। मुझे तो ये बात अब्दुल ने बताई। जब वो खाने की डिलीवरी देने रोंकामुचा गांव गया था तो वहां पर पुलिस की गाड़ी आई थी जिसमें कायर और कछुआ बैठे हुए थे। जैसे ही ये बात मुझे अब्दुल ने बताई, मैं सीधे तुम दोनों के पास चले आई। कुछ करो तुम दोनों, वरना पता नहीं पुलिस उन दोनों के साथ क्या करेगी। अभिमन्यु बिंदु को दिलासा देते हुए कहता है, तू घबरा मत बिंदु, हम पुलिस स्टेशन देखकर आते हैं, आखिर क्या बात है, क्यों पुलिस उन दोनों को लेकर गई है। युग भी अभिमन्यु का साथ देते हुए कहता है,
हाँ बिंदु, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमें पता है हमारे फ्रेंड्स ने कुछ नहीं किया है। हम आते हैं उन्हें देखकर। बिंदु हड़बड़ाते हुए कहती है, मैं भी तुम दोनों के साथ चलती हूँ। अभिमन्यु बिंदु को मना करते हुए कहता है, नहीं बिंदु, तू वैसे ही घबराई हुई है, वहां पर जाकर और घबरा जाएगी। तू अब्दुल के साथ घर जा, हम लेकर आते हैं ना उन दोनों को। युग भी बिंदु को समझाते हुए कहता है, हाँ बिंदु, अभिमन्यु ठीक कह रहा है, तुम घर जाओ। वैसे भी लड़की का पुलिस स्टेशन जाना ठीक नहीं है। गांव में किसी को पता चल गया तो और बातें बनेंगी। गांव वाले बातें बनाने में कम है क्या? युग और अभिमन्यु के समझाने पर बिंदु उन दोनों की बात मान जाती है और कहती है, ठीक है, पर वहां पर जो कुछ भी हो मुझे फोन करके बताना। और जैसे ही उन दोनों से बात हो मेरी कायर से बात करवाना। पता नहीं क्या क्या करता रहता है ये। युग कहता है, हाँ ठीक है बिंदु, मैं करवाता हूँ वहां पर पहुंचकर बात। अब हम जाते हैं, देर हो रही है। युग और अभिमन्यु मेहंदी पथार पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल जाते हैं। बिंदु और अब्दुल भी वहां से चले जाते हैं। इस तरफ मेहंदी पथार पुलिस स्टेशन के अंदर वर्चस्विनी कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके हाथों में मोहित के केस की फाइल थी, जिसमें रात में जो फोटो उसने अजीब कलाकृति की खींची थी वो ऊपर रखी हुई थी। वर्चस्विनी उसी फोटो को देखे जा रही थी। वर्चस्विनी समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो कलाकृति किस चीज की है। उसने अपना पूरा दिमाग लगा दिया था उस कलाकृति को समझने में, पर अभी भी वो कलाकृति उसके दिमाग की समझ के बाहर थी। वर्चस्विनी उस कलाकृति को बड़े ध्यान से देख ही रही थी कि तभी वहां पर चाय की केटली लेकर एक 15-16 साल का लड़का आता है और चाय टेबल पर रखकर जाने लग जाता है। वो लड़का वहां से जा ही रहा था कि तभी चार्ली की आवाज सुनाई देती है, अरे कहाँ जा रहा है छोटू, मेरे लिए भी तो चाय रख कर जा, मुझे चाय नहीं पिलाएगा क्या? चार्ली पुलिस स्टेशन के गेट पर ही खड़ा हुआ था। वो लड़का केतली से चाय गिलास में छानते हुए कहता है, अरे चार्ली सर, आप आ गए, ये लीजिए आपकी चाय। चार्ली एक हाथ से वो चाय का कप पकड़ता है क्योंकि उसके दूसरे हाथ में एक सफेद पॉलीथीन थी जिसके अंदर कुछ रखा हुआ था। चाय वाला लड़का वहां से चला जाता है। वर्चस्विनी का पूरा ध्यान अभी भी उस फोटो पर ही था। उसे कुछ खबर ही नहीं थी कि चार्ली वहां पर आ चुका था। चार्ली चाय की घूंट पीते हुए वर्चस्विनी के पास जाता है और चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहता है, जय हिंद मैडम जी। वर्चस्विनी कुछ जवाब नहीं देती है। चार्ली सल्यूट करते हुए कहता है, जय हिंद मैडम जी। वर्चस्विनी फिर कुछ जवाब नहीं देती। चार्ली को ये बात बड़ी अजीब लगती है और वो टेबल को हल्का सा हिलाते हुए कहता है, अरे मैडम जी, मैं कुछ कह रहा हूँ, जय हिंद। चार्ली के टेबल हिलाने पर वर्चस्विनी का ध्यान फोटो पर से हट जाता है और वो चार्ली को देखते हुए कहती है, अरे चार्ली, आ गए तुम? मैडम जी, मैं तो कब का आ गया, बस आप ही हैं जो पता नहीं कहाँ खोई हुई हो। कहीं नहीं चार्ली, बस कल रात जो कलाकृति मिली थी उसे समझने की कोशिश कर रही हूँ, पर लगता नहीं इतनी आसानी से समझ में आने वाली है। खैर ये सब छोड़ो, मैंने तुम्हें टीम के साथ किश्नोई नदी पर जाने बोला था, तो तुम गए नहीं अभी तक? अरे गया था ना मैडम जी, वहीं से तो आ रहा हूँ, तभी तो देर हो गई। वर्चस्विनी एक्साइटमेंट के साथ कहती है, तो फिर कोई और सुराग हाथ लगा जिसकी मदद से हम खूनी तक पहुंच सकते हैं? हाँ लगा ना मैडम जी। क्या लगा, जल्दी बताओ चार्ली। चार्ली अपने साथ जो पॉलीथीन लाया था उसे दिखाते हुए कहता है, ये लगा है हाथ मैडम जी, ये है मोहित का कच्छा, यही बचा हुआ था जो नहीं मिला था, अब वो भी मिल गया। अब पूरे कपड़े हैं हमारे पास, उसके बनियान से लेकर कच्छा तक। वर्चस्विनी चार्ली पर चिढ़ते हुए कहती है, चार्ली तुम ना कभी काम की बातें नहीं करते, हमेशा फालतू की बातें करते रहते हो। अब क्या करूं मैडम जी, मैं तो वही बता रही हूँ जो सामान हाथ में लगा है। तुमने इस बार अच्छे से छानबीन तो की थी ना? हाँ मैडम जी की थी, और सिर्फ बंगला मुड़ा घाट की नहीं बल्कि रोंका मुचा घाट की भी कर दी थी, पर इस कच्छे के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। शिट। ये बताओ, कल जो सामान हमें बंगला मुड़ा घाट से मिला था उसे फॉरेंसिक लैब में भेजने बोला था, ये काम किया या नहीं? वो काम भी कर दिया मैडम जी और रिपोर्ट भी आ गई, पर बस लेने नहीं जा पाया, पर मैंने फोन पर पूछ लिया था। तो वो फॉरेंसिक लैब वाला राकेश बता रहा था कि जिस खून से वो कलाकृति बनाई गई थी वो खून किसी और का नहीं बल्कि मोहित का ही है। क्या? हाँ मैडम जी, और वो जो दीपक के तल पर मांस चिपका हुआ था ना, वो भी मोहित की बॉडी का था। वो जो दीपक था, कमल के फूल थे, उनके ऊपर किसी के फिंगरप्रिंट मिले या नहीं? नहीं मैडम, किसी के फिंगरप्रिंट के निशान नहीं मिले, यहाँ तक कि मोहित के भी नहीं। क्या? पर ये कैसे हो सकता है? किसी के तो फिंगरप्रिंट मिलने चाहिए थे, किसी ने तो उस दीपक को वहां पर रखा होगा। यही तो सोचने वाली बात है मैडम जी, मैं तो अभी कहता हूँ ये सब यक्षिणी ने ही। चार्ली अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वर्चस्विनी उसे टोकते हुए कहती है,
बस चार्ली, अब तुम फिर से मत कहना कि जरूर ये सब यक्षिणी ने किया होगा। अगर यक्षिणी ने किया है तो उसे मेरे सामने पकड़ कर लाओ, और यदि नहीं पकड़ सकते तो असली कातिल को पकड़ने में मेरी मदद करो। ये बेवजह की अफवाहें मत फैलाओ। अदालत सबूत मांगती है, ना कि वो अफवाहें जो लोगों ने फैलाई हैं। चार्ली वर्चस्विनी का गुस्सा देखकर चुप हो जाता है। और वो दोनों लड़कों के नाम याद आए या नहीं आए तुम्हें, जिनके साथ मोहित को आखिरी बार देखा गया था दारू के ठेके पर? अरे मैडम जी, वो दोनों लड़कों को पकड़कर तो मैंने कब से जाटव के साथ भेज दिया था। मुझे तहकीकात करने जाना था, इसलिए मैं वहां पर चले गया था। जाटव उन्हें लेकर अभी तक आया नहीं क्या? इतना कहकर चार्ली जाटव को आवाज लगाता है। जाटव, अरे ओ जाटव, जरा यहाँ पर आना। एक दुबला पतला आदमी वहां पर आता है और वर्चस्विनी से पूछता है, आपने मुझे बुलाया मैडम? वर्चस्विनी कुछ कहती है उससे पहले ही चार्ली कहता है, मैडम ने नहीं बुलाया है। वो जो दो लड़कों को पकड़ा था रोंकामुचा गांव से, वो कहाँ पर है? जाटव कहता है, वो दोनों लड़के तो अंदर इंक्वायरी रूम में हैं। चार्ली बिनकते हुए जाटव से कहता है, अरे तो मैडम जी को क्यों नहीं बताया? वो अब तक उनसे पूछताछ कर लेती। जाटव वर्चस्विनी की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहता है, मैडम से ही तो पूछकर इंक्वायरी रूम में बिठाया है। वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा? मुझसे पूछकर? पर कब? जाटव हिचकिचाते हुए कहता है, मैडम, जब मैं उन्हें यहाँ पर लेकर आया था तो आप कोई सी फाइल पढ़ रही थी, तो मैंने आपसे पूछा था इनका क्या करना है, तो आपने कुछ कहा नहीं। तो फिर मैंने पूछा इंक्वायरी रूम में बैठा दूं, तो आपने हाँ में सिर हिला दिया था। वर्चस्विनी अपने सिर पर हाथ रखते हुए सोचने लगती है, मैंने ऐसा कुछ कहा था तो मुझे याद क्यों नहीं। चार्ली टेबल पर जो मोहित की फाइल रखी हुई थी उसे उठाते हुए कहता है, मैडम ये वाली फाइल पढ़ रही थी क्या जाटव? जाटव उस फाइल को देखकर झट से कहता है, हाँ चार्ली जी, यही फाइल थी। चार्ली कहता है, मैडम, जब मैं यहाँ पर आया था ना, तब भी आप इसी फाइल में खोई हुई थी, और शायद उस वक्त भी खोई हुई होंगी, इसीलिए आपको याद नहीं। वर्चस्विनी चार्ली से सहमत होते हुए कहती है, हाँ ऐसा हो सकता है। चार्ली मन ही मन सोचने लग जाता है, कहीं इस फोटो के अंदर जो कलाकृति है वो जादुई तो नहीं, जिसके कारण मैडम जी को कुछ याद ही नहीं कि उनके आसपास क्या हुआ था। जब सिर्फ कुछ घंटे तक कलाकृति लगातार देखने से ये हालत हो गई, तो तब पता नहीं क्या होगा जब इस कलाकृति का राज खुलेगा। वर्चस्विनी चार्ली के फेस के एक्सप्रेशन देखकर समझ जाती है कि जरूर चार्ली कुछ न कुछ सोच रहा है। वो चार्ली से सीधे पूछती है, क्या सोच रहे हो चार्ली? चार्ली बात को घुमाते हुए कहता है, कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं। कुछ तो बताओ जल्दी। वो मैडम, मैं सोच रहा था चलकर उन दोनों लड़कों से पूछताछ करते हैं। काफी देर से इंक्वायरी रूम में बैठे हुए हैं, अभी उन्हें और थोड़ी देर वहीं बैठने दो चार्ली। पर क्यों मैडम जी? क्योंकि अभी वो दोनों बहुत डरे हुए होंगे ये सोचकर कि पुलिस ने उन्हें क्यों पकड़ा है, और मैं चाहती हूँ कि उनके अंदर का डर अभी थोड़ा और बढ़े, क्योंकि जब इंसान के अंदर का डर बढ़ता है तो वो फिर सिर्फ सच बोलता है। ये भी एक प्रकार की थर्ड डिग्री है, समझे? जी मैडम जी, समझ गया। इस तरफ अमोदिता अपने कमरे के अंदर थी और मोबाइल चला रही थी। तभी वहां पर रजनी आ जाती है और उस पर भिन्नाते हुए कहती है, नालायक लड़की, तू यहाँ पर मोबाइल ही चलाती रह जाएगी और वहां पर युग को कोई और ले जाएगा। कौन माँ? कौन ले जाएगा युग जी को? यक्षिणी नालायक, और कौन? भूल गई वो आजाद हो गई, और जितना मुझे लगता है यक्षिणी का अगला शिकार और कोई नहीं बल्कि युग ही है। आने वाली अमावस्या को वो उसे ही अपना शिकार बनाएगी। अमोदिता अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, ये आप क्या बोल रही हैं माँ? ऐसा नहीं हो सकता। यदि यक्षिणी ने युग जी को अपना शिकार बना लिया तो मेरा क्या होगा? अगर तू चाहती है यक्षिणी युग को अपना शिकार ना बनाए तो उससे पहले तुझे युग को अपना शिकार बनाना पड़ेगा। पर कैसे माँ? मैं कैसे युग जी को अपना शिकार बनाऊं? काले जादू से पागल लड़की। अमोदिता अपने चेहरे पर कातिल मुस्कान लाते हुए कहती है, तो इस बार हम क्या करने वाले हैं माँ, युग जी को मेरे वश में करने के लिए? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी